नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के विद्यार्थीगण कैसे हैं? ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है ना? ठीक है, मेहनत करते रहें। तो देखिए हमने युगपत समीकरण का चैप्टर समाप्त किया। हमने अपने तरफ से समाप्त किया है। अब अगर तुम लोगों को फिर भी कोई सवाल में प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछते रहें, बताते रहेंगे। लेकिन अब उसी पर घूम घूम कर हम रहें तो कोर्स को भी हमें देखना है। और अभी तक हमको कोई सवाल फ़िलहाल के लिए आज नहीं मिले हैं। ये लग रहा है कि तुम लोग आसानी से इस प्रश्नावली को लगा रहे हो। बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, अब हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब द्विघात समीकरण शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा कुछ पिछली कक्षा के डिफिनेशंस को दोहराते हैं। जैसे वहाँ पर कक्षा 9 में तुम लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा बहुपद। वह हमने बताया था बीजीय अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो बीजीय अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। राशियाँ ये दो प्रकार की होती हैं, चरराशि, अचरराशि। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहे अर्थात स्थिर न रहे वो चरराशियाँ कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर UVWXYZ से निरूपित करते हैं। अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान स्थिर रहे अर्थात बदले ना, नियत रहे, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। अचर राशियों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ के अक्षर ABCD एंड डॉट डॉट से निरूपित करते हैं। अचर राशि का उदाहरण हुआ पाई का मान 22/7 स्थिर है, समय परिवर्तनशील है, चर राशि हुआ। अब आता है तुम्हारा बहुपद। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर का, ध्यान देना, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर का जो घात है वो धन पूर्णांक, उसे हम बहुपद कहते हैं। उदाहरण के रूप में ये x³ + bx² + cx + d ये तुम्हारे बहुपद हुए। बहुपद के प्रकार भी हमने बताया, एक घात, दो घात, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, शून्य पद। ऐसे यहाँ पर आता है द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर का अधिकतम घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर का अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण छोटे अक्षरों में ये x² + bx + c होता है। ये x² + bx + c, जहाँ a b c तुम्हारी गिनती हो सकती है, चर राशियाँ हो सकती हैं। और अगर इसका हम दायां पक्ष 0 के बराबर कर दें, यानी ये x² + bx + c = 0, तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। यानी द्विघात समीकरण की परिभाषा हम दे सकते हैं, ऐसा द्विघात बहुपद जिसका दायां पक्ष 0 के बराबर हो, 0, उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। इसका मानक स्वरूप होता है ये x² + bx + c = 0।
ब्लैक बोर्ड पर देखें, द्विघात समीकरण ये भाग 1 है स्टार्टिंग। ऐसा द्विघात बहुपद जिसका दायां पक्ष शून्य हो द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण का पर्याय है कि इसी रूप में समीकरण प्रायः मिलेंगे। x² प्लस bx प्लस c, खाली लिख दो द्विघात बहुपद हो गया, बराबर 0 कर दो, द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण का मतलब है द्विपक्षीय व्यंजक, समीकरण का पर्याय होता है। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण का मान हमें ज्ञात करना होगा, यानी द्विघात समीकरण को हल करना हमें होगा। तो द्विघात समीकरण को हल करना ही उनका मान ज्ञात करना कहलाता है। उनका मान ही द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। उसका मान ही हम द्विघात समीकरण के मूल भी कहते हैं। मतलब मान ही मूल होगा, मान ही मूल होगा, और यह मूल 2 होते हैं। जितने घात उतने मान, 2 घात है, इसे द्विघात समीकरण के 2 मान होंगे, अर्थात 2 मूल होंगे। और वह मान व मूल जो द्विघात समीकरण में यहाँ x की जगह प्रतिस्थापित करें और इसको संतुष्ट कर जाए, संतुष्ट करने का पर्याय यह है कि बराबर 0 आ जाए, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तो द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। तो भाई अब द्विघात समीकरण को हल कैसे करें? तो द्विघात समीकरण के हल करने की 3 विधियां हैं। 3 विधि हमने कक्षा 9 में बताया था कि गुणनखंड पढ़ लो लगन से, और वहाँ हमने विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया था कि कक्षा 10 में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगेगा। तो पहला है गुणनखंड द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग द्वारा, और तीसरा है सूत्र द्वारा। एक पंडित श्रीधराचार्य गणितज्ञ हुए हैं हमारे इंडियन भारतीय, इन्होंने एक सूत्र दिया है, उन्हीं के नाम से इस सूत्र को कहते हैं पंडित श्रीधराचार्य का सूत्र। उसके द्वारा 3 विधि है द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां। यदि डालें हल करने की विधि। हल करने का मतलब द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, समझ जाए। अगर कहे कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करो तो समझ जाओ कि x का मान, यानी हमें उसे हल करना है और इसके 2 मान प्राप्त होंगे। मूल का मतलब कोई और बड़ी चीज नहीं हुआ। मूल मतलब संदीप पांडे द्विघात समीकरण का मान, यह मान क्या होगा? यस 2। द्विघात समीकरण हल करने की निम्न 3 विधियां हैं। पहला, दूसरा, तीसरा।
सूत्र था। देख ले कोट इसको, ये तुम्हारी 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग और सूत्र द्वारा। अब फर्स्ट हेड डालते हैं। गुणनखंड द्वारा इसमें तुम्हारी प्रश्नावली का एक सवाल बता करके इस विधि को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 4.1 प्रश्नावली है तुम्हारा अभ्यास प्रश्न। पहला सवाल गुणनखंड विधि द्वारा हल करो। पहला का पहला पार्ट 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। यह है तुम्हारा। कहता हल करने मतलब मान याद करना, मान याद करने मतलब मूल याद करना। गुणनखंड जानते हैं कक्षा 9 में त्रिपद व्यंजक, इनका इनसे गुणा करें तो 9 दूनी 18, यहाँ आर लिखेंगे। अब 18 के से 2 टुकड़े करो, कि गुणा करो तब 18 हो, लेकिन यहाँ पर माइनस है, घटाए तब 3 आए, यानी 6 3 18, 6 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर x, बड़ी गिनती पहले छोटी गिनती बाद में, जो यहाँ चिन्ह होगा वही चिन्ह लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में आर वो सब खोल दें। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। कामन ले लो, उसमें कामन 3 से कटेगा, यहाँ x है 3x कामन, तो 3 त्रिक का 1 निकला, x बचा, 3 दूनी 6। यहाँ पर कोई कामन नहीं तो 1 कामन, 3x माइनस 2 बराबर 0। और पूरे में कामन, पूरे में कामन इसको लिखेंगे तो 2 बार लिखा हुआ, 1 बार, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बराबर 0। एक बार ये 0, एक बार ये 0। तीन एक्स माइनस 2, बस यही चीज यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा। इस 0 का मतलब है ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। एक बार इसको 0 के बराबर करके पक्षांतर करके x का मान निकाल लो, एक बार इसको 0 के बराबर पक्षांतर करके मान निकाल लो, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 और 3x बराबर 2 या x बराबर 2 पे 3। इसी प्रकार 3x प्लस 1 बराबर 0 लेने पर 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बटा लास्ट लिख देंगे। अतः इकट्ठा मान लिख देंगे, x बराबर 2 बटा 3 और माइनस 1 बटा। कोई दिक्कत है? सिंपल सा बुरा था गुणनखंड, और जब ये मिल जाए तो बारी बारी से एक बार ये ब्रैकेट 0, एक बार ये ब्रैकेट 0 और कच्छा करके जो मान निकाल। तो इनमें जो और सवाल है इस प्रश्नावली में गुणनखंड द्वारा दिया हुआ है उसको लगाइएगा, जो नहीं लगेगा हमसे पूछिएगा, फिर हम अगले टर्न पे तुम्हें पूर्ववर्ग बनाकर बताएंगे कि पूर्ववर्ग बनाकर कैसे लगाया जाए। तो बस आज इतना सा ही। धन्यवाद, नमस्कार।